नमस्कार, होम मिलती भी भारत में आपके स्वागत है। अलीगढ़ से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन और कब्रिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना क्वारसी क्षेत्र के ईदगाह राजा नगर कब्रिस्तान में आरोप है कि सुरक्षा की कमी और लापरवाही के चलते कब्र सुरक्षित नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के एक समय जंगली जानवर कब्रों को खोदकर शव को बाहर निकल रहे हैं, और जिससे इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। और निवासी आसपास मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि कब्रों की खुदाई पर्याप्त गहराई तक नहीं की जा रही है, और जिसके कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। उन्होंने कहा है कि यह समस्या लगातार बनी हुई है, और ख़ास तौर पर बच्चों की कब्र ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और स्थानीय लोगों ने कब्रिस्तान कमेटी और क्षेत्रीय प्रशासन सभी की गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ना तो पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और ना ही प्रशासन इस मामले में सक्रिय नजर आ रहा है। इलाके के लोगों की मांग है कि कब्रों की खुदाई तय मानकों के अनुसार हो और कब्रिस्तान की सुरक्षा को मजबूत किया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर ठोस कदम उठाएगा और कब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेगी। देखो भाई, ये ईदगाह ये कब्रिस्तान है। इसमें से देखो बच्चे खा जाते हैं कुत्ते निकाल के। ये देखो, अब ये दूसरा तीसरा बच्चा है जो कुत्तों ने खा लिया है। ये देखो कपड़े देखो ये पड़े, इसमें देखो ये कपड़ा पड़ा इसका। ये लोग पता क्या करते हैं, थोड़ी सी कबर खोदते हैं, 700 रुपये ले लेते हैं, और ना तो इसकी बाउंड्री हो रही ना कुछ हो रही। मतलब आए ना आए दिन हादसे होते रहते हैं। रोज कुत्ते आते हैं, रोज कुत्ते आते हैं। देखिए बाउंड्रियाँ कम है थोड़ी थोड़ी, ये यहीं से कुत्ते कूद के आते हैं। ये देखिए सब रही कबर है, मतलब ऐसे ही कुत्तों ने कर रखा। ये देखो इसमें से बच्चे निकल कर खा गए, ये भी इन्होंने ऐसे ढक दिए। देखिए सब ये कफन वगैरह उन्होंने दिखाई दे रहा है, कपड़ा देखिए ये ऐसे ढक देते हैं। देखिए तो थोड़ी खोद कर ये देखिए एक कबर गए, इसमें से भी निकाल के खा गए कुत्ते के। देखिए यहाँ तक इन्होंने मट्टी सब फेंकी है कुत्तों ने। ये सब देखिए, यहाँ पर कोई कहने सुनने वाला इंसान नहीं है कमेटी वालों से, और जो कहता है तो उन्होंने कहते हैं तुम पर थोप दी जाएगी। और नेक नेक चीज़ के देखिए उल्टा बोलते हैं। देखिए पिन्नी डालते हैं, इनके 300 रुपये लेते हैं नेक नेक से पिन्नी की, और कुत्ते उन्होंने खुद देते हैं। ये देखिए 80 रुपये पिन्नी के 300 रुपये 80 रुपये की पिन्नी आती है, 300 रुपये लेते हैं। ये देखिए सब कवरों की मतलब ऐसे हालत ख़राब कर रखी है। और इसके अंदर देखिए लाइट का काम है। अभी लाइट रोज़ों से ख़राब हुई है, अभी तक लाइट सही नहीं हुई है। कोई भी कुछ बोलता है तो उनसे उल्टा चलते हैं। अगर आप चाहो तो आके देख सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल बच्चा नहीं है, देख लिए। और ये दूसरे भाई ने उन्होंने ढकी है। ये लोग 500 रुपये लेते हैं पर्ची काटने के, किस बात के लेते हैं? अब बताइए, इनसे ये पूछा यार 500 रुपये जा कर रहे हैं पर्ची काटने के, नहीं तो कब्रिस्तान में कोई काम हो रहा है ना, मिट्टी पड़ रही ना कुछ हो रहा, मतलब ये कुत्तों को तक तो नहीं बंद नहीं कर पाएंगे। काहे के 500 रुपये लेते हैं? क्या इन्होंने खरीद ली ज़मीन? ये बताइए पहले। और इनकी खरीदी हुई ज़मीन हो तो सही भी है, इनका लेने का हक है। और पैसे चलो लेते हैं, सही है, कोई बात नहीं है, कम से कम काम तो करवाएं सही से कायदे का। कल को इन्होंने मरना तो इन्हें भी, इनके साथ कोई हादसा होता है कि सही रहेगा? बताओ, इनकी भी औलाद है, ऐसी बात तो नहीं है। इन्हें अपने भी बच्चों से प्यार नहीं। दादा क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद अच्छा, असली कहाँ रहते हैं? जी, जाकर नगर गली नंबर 5 में अच्छा, ये थाना कौन सा है? वारसी। अच्छा, ये बताइए कब्रिस्तान का क्या है मामला ये? मामला ये है साहब, हम सुबह को नमाज पढ़ के आते हैं अपनी कब्रों पे, जी जी। तो ये देखते हैं कि कुत्ते बच्चे को ले जाते हैं मतलब कब्रों से निकाल के? निकाल के। ठीक, मतलब सुबह कब्रिस्तान। खाया ये बच्चा एक तो। अच्छा, कितने दिन से ये जानवर जो है मतलब? ये हमें तो वो कम से कम 15 दिन से ज़्यादा पता लग रही है इस बात की। हम्म, हम क्या रोज ही क्या आते हैं। क्या बच्चों को शिकार बना चुके हैं? ये दूसरा तीसरा बच्चा है। ये कब्र से निकालते हैं? कब्र से निकालते ही ऊपर ही तख्ता रख देते हैं बस, अच्छा, नीचे गहराई नहीं करते ये। मतलब ये कब्रिस्तान कमेटी की लापरवाही है? और लापरवाही पूरी है तो मतलब कब्र को मुझे नीचा नहीं खोदते, ऊपर ही रख नहीं, देते ऊपर हैं? इतनी सी खोलते बस अच्छा, बच्चे, और वहीं तख्ता रखा नीचे लगा। तो वहाँ से जानवर आके निकाल लेते हैं? हाँ, कुत्ते आते हैं बाउंड्री फलांग करके निकाल लिया। मतलब गहराई नीचे नहीं करते हैं नहीं कब्र की?
ये बड़ी कब्रिस्तान कब्रों की भी गहराई नहीं हो रही कितने है। पैसे लेते हैं कब्र खोदने ये के? बड़ी के 1200 ले रहे हैं, बच्चे के 300 रुपये। अच्छा। अच्छा, यहाँ कब्रिस्तान मतलब जानवरों से असुरक्षित है। हाँ, तो ये क्षेत्रीय पार्षद वगैरह कोई नहीं आती है कोई नहीं, मतलब किसी का ध्यान नहीं है ना, इधर ये? किसी का भी नहीं है। और जो कब्रिस्तान कमेटी है? वो भी नहीं आते, यहाँ आते हैं कभी शाम में आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं वो आके। जमशेद नाम है, क्या नाम है उनका, बस। मतलब यहाँ कोई देखभाल नहीं है कब्रिस्तान में? नहीं, कौन से कब्रिस्तान है ये? ये उसके ईदगाह वाली कब्रिस्तान है, रजानगर? रजनगर की। अच्छा। रजनगर है ये। तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें जो है ये लापरवाही है इसमें जो कि- लापरवाही है भाई, इसमें बाउंड्री जहाँ से टूट रही है वो बाउंड्री पूरी हो, और इसमें सुरक्षित रहो बच्चे आदमी बड़े। मुर्दे सुरक्षित नहीं है यहाँ? हमारे लिए सुरक्षित नहीं है इसमें। हमने उससे कोलकाता से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार विशेषकर तृणमूल कांग्रेस दलित और वंचित वर्गों के हितों के खिलाफ काम कर रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च वहन करती है, लेकिन बंगाल में इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी राज्य सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है। वही इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। अलग अलग दलों की ओर से इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है और फिलहाल पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नज़रें आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। टीएमसी सरकार खुद तो दलित वंचित वर्ग के खिलाफ है ही, वो केंद्र सरकार की दलितों के लिए वंचितों के लिए जो योजना है उसमें भी अड़ंगे लगा रही है। आप मुझे बताइए, बीजेपी सरकार गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहती है। इसके लिए हम आयुष्मान भारत योजना चला रहे हैं। गरीब परिवारों के 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का खर्च मोदी सरकार उठाती है, लेकिन टीएमसी ने इस योजना को बंगाल में रोक रखा है। पीएम आवास योजना में भी टीएमसी सरकार घपला कर रही है। सही लाभार्थियों को पक्के घर मिलने नहीं दिए जा रहे हैं। साथियों, ये जादवपुर का सुभाष ग्राम कोडालिया ये क्षेत्र नेताजी सुभाष की विरासत से जुड़ा है। इतना गौरवशाली क्षेत्र, लेकिन आज यहां लोग साफ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आर्सेनिक की वजह से कई जगह पानी जहरीला हो रहा है। गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों का जीवन दांव पर लगा है, लेकिन टीएमसी सरकार ने इसका कोई ठोस समाधान नहीं दिया है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी से जुड़े नेता राघव चड्ढा ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि जिस पार्टी को उन्होंने लंबे समय तक अपने प्रयासों से आगे बढ़ाया, वह अब अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। उनके अनुसार पार्टी अब देश हित की बजाय निजी हितों की ओर अधिक केंद्रित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे अब पार्टी से दूरी बना रहे हैं और जनता के बीच जाकर काम करना चाहते हैं। राघव चड्ढा ने
यह भी याद दिलाया कि पार्टी को दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों तक पहुंचाने में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फिलहाल मिलकर मेहनत की थी। हालांकि इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है और पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। फिलहाल इस घटनाक्रम पर भी सभी की नज़रें टिकी हुई है कि आगे राघव चादक का राजनीतिक रुख क्या होता है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज पटना से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष और बिहार की राजनीति के इतिहास को लेकर तीखी टिप्पणी की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सत्ता किसी की बपोटी नहीं है और जो लोग इसे अपनी निजी जागीर समझते हैं वे गलतफहमी में है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके राजनीतिक जीवन में कई तरह की चुनौतियां रही है। अपने बयान में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतरता की स्थिति रही और उन्हें व उनके परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र करते हुए कहा है कि बिहार की राजनीति में समय समय पर सत्ता परिवर्तन और समर्थन की अहम भूमिका रही है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि बिहार की राजनीति किसी एक व्यक्ति या परिवार के इर्द गिर्द नहीं घूमती और जनता ही अंतिम निर्णय करती है। फिलहाल इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है। लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का,
जीतन राम मांझी जी का सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में, कौन कहता है किसको बनाया, कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे बड़ी साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक ने पार्टी से अलग होने का ऐलान किया है। संदीप पाठक ने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा, लेकिन परिस्थितियों के चलते यह निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से इस पार्टी से जुड़े हुए थे और लंबे समय तक संगठन के लिए काम किया। अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब वे आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और पार्टी के भीतर संभावित बदलाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वही पार्टी की ओर से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आने का इंतजार है। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में इस घटनाक्रम ने नई हलचल पैदा कर दी है और आगे के घटनाक्रम पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने मतदान के पहले चरण को लेकर अहम बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल की जनता बेहद सजग और राजनीतिक रूप से जागरूक है। उन्होंने दावा किया है कि लोग हमेशा मतदान करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका जाता रहा। उनके अनुसार इस बार बेहतर सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल के कारण लोगों ने खुलकर वोट किया है। और उन्होंने यहाँ भी कहा है कि 4 तारीख के बाद राज्य में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि चुनावी माहौल में इस तरह के दावे आम होते हैं और अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अंतिम परिणाम मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल की चुनावी रुझानों और आगामी चरणों पर सभी की नजर टिकी हुई है। देखिए, बंगाल की जनता बहुत ही सजग है और राजनीतिक सचेतन है, हमेशा वोट करना चाहते हैं।
लेकिन उनको रोका जाता है। पिछले 50 साल से ये ट्रेंड चल रहा था बंगाल में। चुनाव कमीशन ने इसको तोड़ दिया है और जैसा कि लोगों की सुरक्षा शांति निश्चित किया गया, लोग निकल करके वोटिंग किया है, पूरा देश देखा और इसका परिणाम होगा 4 तारीख के बाद व्यापक परिवर्तन होगा। मेजोरिटी के साथ बीजेपी का सरकार बनेगा। ममता बनर्जी के हाथ में अगर सत्ता होता, क्षमता होता, तो लोग वोटिंग नहीं कर पाते, ना लोग घर से निकल पाते। गुंडे और पुलिस मिलकर करते, उनको न्यूट्रलाइज किया गया तो इतना सक्सेसफुल वोटिंग हुई। पंचकुला से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के कामकाज को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर नागरिक के सम्मान और कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास की रफ्तार को 3 गुना गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि योजनाओं को लाभ हर वर्ग तक पहुंच सके। फिलहाल हरियाणा की राजनीति में विकास और शासन मॉडल को लेकर सत्ता पक्ष अपने कामकाज को जनता के सामने रख रहा है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से इस तरह पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। इलाज के तहत राशि देने की बात है और चाहे मेरे किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने की बात है और चाहे मेरे किसान की जो फसल थी उसका अगर खराबा होता था उसके मुआवजे की 100% की गारंटी देने की बात है। और साथियों उसी प्रकार जैसे हमने प्रजापत समाज को जावा की जमीन, क्योंकि वो लंबे समय से वहां पर अपने बर्तन नहीं बना सकते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है कि जो अपने हाथ से बनी वस्तुएं हैं उनका हम उपयोग भी करें, उनको बढ़ावा दें और उसी के तहत हमने उस जमीन को देने का काम किया। आज हर वर्ग के लिए, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, गरीब परिवार का बच्चा भी हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रहा है। अभी भी 5700 हमारे पुलिस के नौजवान उनका पीएमटी चल रहा है और उसके साथ साथ और 9,500 ऐसे बच्चे हैं जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं। लगभग 13,500 के करीब अभी भी बच्चों की भर्ती प्रक्रिया पर काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर इसको और तेज करने का काम हमारी सरकार करेगी ताकि हर व्यक्ति को उसका उचित सम्मान और मान मिले। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में साथियों हर व्यक्ति के सम्मान को लेकर के काम कर रही है। विकास को 3 गुना गति से बढ़ाने की जिम्मेवारी ये हमारी डबल इंजन सरकार की है। मैं चाहूंगा, मैं पंचकुला के लोगों से, अंबाला के लोगों से, सोनीपत के लोगों से, रेवाड़ी के लोगों से और धारूहेड़ा के लोगों से और हमारे सांपला के लोगों से और उकलाना के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप एक मुश्त होकर के कमल का फूल खिलाने का काम करें। विकास की गति को बढ़ाना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। पत्र को लेकर के निगम चुनाव में भी कमेटी जो है वो बनाई गई है, उसको लेकर कब तक हमने स्टेट स्तर के ऊपर भी विपुल गोयल जी के नेतृत्व में जो हमारे स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनके साथ एक टीम को लगाया है और उसके साथ साथ हमने हर निगम का भी वो अपना संकल्प पत्र यहाँ की समस्याओं को ध्यान में रख करके बनाए। और जैसे मैं अगर पंचकुला की बात करूं, यहाँ पर हमने पिछले 11 वर्षों में अगाध काम करवाए। आज चाहे पंचकुला की ब्यूटिफिकेशन को लेकर के हो और चाहे टेंडर के अंदर जिनके टेंडर हो चुके हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है, उन लगातार जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। चाहे यहाँ ड्रेन के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, पार्कों के ब्यूटिफिकेशन की बात हो, लगातार यहाँ पर काम चल रहे हैं और भी इसको गति। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों जरूरी है हम टीवी भारत के साथ।